अवैस साहब मेरे साथ मौजूद है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, ये मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं सर? ये मुझे अब समझा दें प्लीज, क्योंकि फायदा तो कुछ नहीं है, करना भी कोई नहीं चाह रहा, मजबूरी लग रही है सर। हाँ जी, ये सिर्फ मजबूरी के लिए ये इतना शोर हमा जो थोड़ा बहुत हुआ है, वरना देखिए ना कि 2 तारीख को जब ये सेकंड सेशन जब खत्म हुआ तो ये तय पाया था कि ये इमरान खान से टीम मिलेगी जाके और फिर तहरीरी तौर के ऊपर ये अपने जो इनके मुतालबात हैं वो पेश करेंगे। लेकिन आज देखिए 9 दिन गुजर गए, 8 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं मिलने दिया, वो टीम नहीं मिल सकी और इसलिए वो बात भी आगे नहीं बढ़ सकी। अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो है, प्रेशर सबके ऊपर है। प्रेशर जो है ये बातचीत का, और ये मेरा ख्याल है कि प्रेशर अब ये और बढ़ जाएगा कुछ दिनों में अगर ये सिलसिला ऐसे रहा, और इवेंचुअली ये मामला कहीं पे जाके रुकेगा। लेकिन ये चाह रहे हैं, असल में हुकूमत ये चाह रही है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इस तरीके से ये बात आगे चलाई जाए कि एक आम पब्लिक में ये तासुर आए कि इमरान खान ने कोई एनओ टाइप जो है वो उसकी इल्तजा की थी और वो दिया जा रहा है एक डील के शक्ल में, और उसकी बुनियाद से ये कामयाब होते हैं या जो सूरत बनती है। जबकि इमरान की तरफ से एक तो ये बात हुई नहीं है, दूसरा वो किसी सूरत भी पब्लिक इमेज को, अब जब इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद कोई तुक नहीं बनता कि वो अपना पब्लिक इमेज जो है उसको टारनिश करें, खराब करें। क्यों करें? एक असूली स्टांस उसने लिया, कैद की जो तकालीफ जो है वो भी बर्दाश्त की सारी, और ये सारा, और वो आप चाह रहे हैं कि जी एक वो हर दफा केस की तारीख लेट कर देते हैं और ये एक तलवार लटकती रहे इनके ऊपर, प्रेशर की एक और फैसले की ये सजा कर दी जाएगी। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन इस तरह से मामला ताकि चलते नहीं, और ये स्टैंड स्टिल पोजीशन जो है इवेंचुअली इनको पता लगेगा कि गवर्नमेंट है, ये नुकसान गवर्नमेंट का है। तो नुकसान कोई नहीं है, वो तो अंदर है, जेल में है, जो लोग बाहर हैं उनको तो जेल की हालत में रखे हुए हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो स्टैंड स्टिल हुई है, शो डाल रहे हैं कि बड़ी प्रोग्रेस हो रही है, बड़ी कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ आप देखें कि इनकी आवाम जो है उनका बिल्कुल कोई, या तो होना कि उनकी सोच बदल गई हो। आज भी अगर ये सर्वे कर लें तो सर्वे रिपोर्ट जो है वो 80% जो है वो इमरान खान की फेवर में है। तो ये मामला बहुत खराब होंगे। और सर हुकूमत जो है ना कंटिन्यूसली आप लोग के ऊपर डाल रही है। वो कहते हैं पीटीआई ने फिर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत या कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट से राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई के ग्रीन सिग्नल के बावजूद मुज़ाकरात में ताखीर क्यों, मुतालबात अब तक क्यों नहीं दिए गए, वो सब आपके ऊपर डाल रहे हैं। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस। हाँ जी, डालते रहे। ये मैग्नानिमिटी तो हुकूमत को दिखानी होती है। जब भी मुज़ाकरात होते हैं अपोजिशन के और हुकूमत के, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा। लेकिन सर ये अलीमा खान साहिबा की कोई चैट के स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हम क्यों बानी के लिए एयर कंडीशनर और बड़ा कमरा हासिल करें, क्यों इस इकदाम से हालात को नॉर्मल दिखाएं, लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया पे लोगों को सब कुछ दिखा रहे हैं। तो खैर ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं और अलीमा खान साहिबा की चैट लीक हुई है, मेरे ख्याल से तो वो भी वही बात कर रही हैं जो आप कर रहे थे कि इमेज अब खराब नहीं होना चाहिए, इतना उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है। तो अब क्या? लेकिन इसको भी वो इशू बना रहे हैं कि ये जो चैट लीक हुई है इससे मालूम पड़ता है कि बड़ी सियासत में एंट्री ले चुकी हैं अलीमा खान साहिबा। नहीं, मेरा भी ख्याल सियासत में एंट्री उंट्री की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव है, और इसको जो जिस तरह ये सोच रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में कुछ स्टेप बैक किया है थोड़ा सा। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने आप को यहाँ इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश की है, क्योंकि शायद वो अमेरिका की तरफ से भी जो कोई प्रेशर है उसके भी पेश नजर अपनी सिचुएशन को हर कोई सेव करना चाह रहा है।
सर ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU ये कोई ग्लोबल ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री बॉडी है जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है इमरान खान के ट्रायल्स को मॉनिटर करने के लिए। कहना है इमरान खान के वकील यूसुफ चौधरी का। डू यू थिंक इट वुड मेक अ डिफरेंस अहमद साहब? देखिए फर्क तो देखिए सवाल ये है कि जो देखिए एक पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अचंभा की बात है सारी दुनिया के लिए कि पहली दफा इतना मैसिव रिगिंग के बाद एक सारी दुनिया में शोर मच गया कि एक ऐसी हुकूमत बनी है पाकिस्तान में कि जो अनइलेक्टेड, जिसमें मेजोरिटी अनइलेक्टेड मेंबर्स की है। अब अनइलेक्टेड मेंबर्स की हुकूमत बना के और उनका वोट ले लेना, उनके प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, उनके मिनिस्टर भी बन गए और हुकूमत का निजाम चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है और इसको बड़ा एक लाफिंग स्टॉक भी दुनिया के लिए बन गया और साथ साथ ये सिचुएशन जो है ये इंतहाई दिल अमेज भी है और पाकिस्तान के जो एडवर्सरीज हैं उनको ये मौका भी बड़ा फ्राहम हो गया कि इसको वो प्ले अप कर रहे हैं। इंडिया किस कदर कर रहा है, इसी तरह दूसरे और भी जगह पे जो है जहां पर भी हो रहा है। तो ये एक इनको समझ नहीं आ रही, बात भी समझते हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। आज दुनिया जो है वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज बन गई है तो फिर दुनिया के एक कोने में जो हो रहा है दूसरे कोना उसको खामोश तो रहेगा नहीं। मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और एक ये ऐसी सेंसिटिव टाइम फ्रेम ऐसा है कि जहां इंटरनेशनल जो बैन अवी सियासत जो है वो एक नई करवट ले रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। एक यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा से बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ एक सफर हो रहा है। अमेरिका एक अकेला सुपर पावर था वर्ल्ड का, वो इरा खत्म हो रहा है। अब दुनिया फिर दो ताकतें आमने सामने आ रही है। एक नया फेज जो है वो जिसे कहते हैं आप कोल्ड वार का, उसका आगाज होने वाला है और हो चुका है ऑलमोस्ट। सर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो कनाडा को अमेरिका में ले लेगा। वो अमेरिका के एलाई के तौर पर फिक्स तो नहीं आ रहा, लेकिन ये सिचुएशन जो है इसको वो दूसरी तरफ से लेंगे और इंडिया भी और ये इजराइल सारे कंट्रीज जो हैं और आपने देखा कि यूरोपियन कंट्री कॉमनवेल्थ हर तरफ से और शोर मचा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। सर आपने क्योंकि ऐसी बात कर दी है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे। आपने बिल्कुल कहा कि दुनिया अब बदल रही है, दो धड़े बन रहे हैं, आमने सामने हैं। सर एक सिचुएशन ये भी है, फैक्ट्स ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया कि मैं कनाडा को अमेरिका की नई रियासत बना दूंगा। फैक्ट ये भी है कि सर पहले इजराइल छुप छुप के मालूम पड़ता था कि वो सऊदी अरब का भी एक हिस्सा अपने नक्शे में लेना चाहता है। कल उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि सऊदी अरब, लबनान, शाम, यमन, मिस्र सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके वो ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब भी नाराज हुआ। तो सर वाजे तो हो गया है कि अब बड़ी चीजें होने वाली हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं अहमद साहब कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है, नस्ल कुशी जो फलस्तीन में हम देख रहे हैं और इसका बस कोई ऐलान नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है कि सर ये साल 2025 वर्ल्ड मैप्स में बड़ी तब्दीली लाएगा? सर मेरा ख्याल है बड़ा सिग्निफिकेंट, ये साल बड़ा सिग्निफिकेंट होगा बहुत सारे एंगल के साथ। और सिर्फ एक अभी तक जो खौफ है जिसकी वजह से ये एकदम से फ्लेयर अप होके मामला और तेजी से आगे नहीं निकल रहा, और वो है कि जो डिटरेंट इफेक्ट है न्यूक्लियर का वो एक थोड़ा है, क्योंकि एक दफा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने की देर है, इट विल बी द एंड ऑफ द प्लेनेट। अब वो हालात तो नहीं रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी के जमाने में जो एटम बम वो इतना पावरफुल नहीं था जिससे कितनी बड़ी तबाही ले आया जितना आज है। अब तो बहुत ज्यादा उससे कई गुना जो है वो ताकत के बन चुके हैं, बहुत सोफिस्टिकेशन आ गई और एडवांस कर गई है टेक्नोलॉजी और वगैरह। जो इन्होंने न्यूट्रॉन बम बना लिए, हाइड्रोजन बम तो बहुत पहले बन गए थे। जी सर। तो अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल, अब तो बायो वॉरफेयर आ जाएगा सर, वायरस छोड़ देंगे। ये उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे किसी वक्त भी ये एग्नाइट सिचुएशन हो जाती है और कोई फैनेटिक जो है वो ये काम कर देगा। सर आज एक इम्पोर्टेंट केस, दुनिया की पुरानी कोई नया मौरख जो है वो नहीं मिलेगा कि जो दुनिया की पुरानी हिस्ट्री लिख सके। बिल्कुल सही, मुझे काफी हद तक आपसे एग्री करता हूं सर। अहमद साहब ये बताइए, इम्पोर्टेंट केस सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, तीसरी समाअत आईनी बेंच के सामने,
हुकूमती वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सके। लेकिन आज भी हमारे ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स हैं, आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त वो बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो सही फैसले तक पहुंच सके। सर ये बताइएगा, वो कहते हैं कौन फैसला करेगा कि किसका केस फौजी अदालत में जाना है, किसका नहीं जाना है? बड़े बड़े दहशत गर्दों के केसेस को सिविलियन कोर्ट्स में चलाया गया है, तो फिर 9 मई के हमला आवरों को क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया? किसने ये फैसला किया और किस वजह से ये फैसला किया? इन सवालों का जवाब आपके पास है सर? हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है कि कौन सा केस किसके पास जाएगा? ये समझ के लिए ये सारा तो ये सब कुछ जो है ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा। ओके, ये चेरी पिकिंग तो वो करेंगे ना, और वो ही कर रहे हैं। तो यही एंजाइटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि आज जो सवालात उठाए गए हैं वहां ये सबसे ज्यादा जोर इस बात पे भी दिया गया कि ये सिलेक्शन जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है, किसको कहां ले जाना है, किसको कहां ले जाना है। और मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये असल में जो जनरल फैज हमीद का भी जो लेके कोर्ट मार्शल की तरफ से जा रहे हैं और सारा कुछ बात शुरू की है, असल में तो ये एक बहाना है, असल निशाना तो इमरान खान है। ठीक सर। ये था, अब उसके ऊपर अब प्रेशर क्योंकि पाइल अप हो रहा है, तो फिर ये सिलसिले शुरू हो गए जी, डायलॉग फना ये सब कुछ शुरू हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो ये जनवरी का महीना जो है ये इसका इख्तिताम भी बड़े ड्रामेटिक अंदाज के अंदर होगा। बहुत सारी तेज चीजें आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जो अंडर करंट्स हैं वो इस वक्त भी काफी फास्ट हैं, लेकिन ये सतह आप पे जो विजिबल हो जाएंगे और कुछ हफ्तों में आपको नजर आएगा। राइट सर। अब एक आखिरी सवाल भी मुझे आपसे पूछना है सर, क्योंकि इस केस के अंदर एक बड़ी कमाल रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें कहा गया है कि जेल के अंदर घर वाला माहौल है, घर के मैट्रेस भी हैं, कॉफी शॉप भी है, ग्रीन एरिया भी है रिलैक्स करने के लिए, लेकिन